टू द टॉपिक 12.5 द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो देखिए रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में हम क्या पढ़ेंगे कि टोटल हमारा जो नेट गेन ऑफ एटीपी होगा वो कितना होगा ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। सो सी इट इज़ पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशंस ऑफ द नेट गेन ऑफ एटीपी फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज। जो हमारा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होगा तो हम नेट एटीपी का कैलकुलेट करेंगे, बट इन रियलिटी दिस कैन रिमेन ओनली ए थ्योरेटिकल एक्सरसाइज। दीज कैलकुलेशन कैन बी मेड ओनली ऑन सर्टेन एजम्पशंस। तो हम इस कैलकुलेशंस को कुछ एजम्पशंस पे कैलकुलेट ही कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट देखिए क्या एजम्पशन है हमारा, देयर इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विद वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट एंड विद ग्लाइकोलिसिस। तो हमने क्या देखा कि हमारा ग्लाइकोलिसिस में क्या था, एक सीक्वेंशियल पाथवे था, एक लीनियर पाथवे था, एक केमिकल से दूसरा केमिकल बन रहा था, फिर द नेक्स्ट TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, एंड ETS होता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये सारे पाथवे हमारे एक दूसरे के बाद आते हैं। पहला पाथवे हमारा जो आता है वो ग्लाइकोलिसिस होता है, उसके बाद हमारी आती है क्रेब्स साइकिल, इसके बाद साइकिल आती है, उसके बाद हमारा फिर से पाथवे आता है, उसका नाम है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और लेट मी टेल यू कि जो हमारा ये होता है ग्लाइकोलिसिस, ये होती है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में, और साइटोप्लाज्म को पता है न्यूक्लियस के बाहर जो पूरी हमारी जो फिल्ड होता है मैट्रिक्स दैट इज साइटोप्लाज्म, तो वहाँ पे होती है ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद पायरुवेट बनने के बाद पायरुवेट एंटर करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स पे हमारी चलती है क्रेब्स साइकिल। क्लियर हो गया? तो मतलब कि ग्लाइकोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट है पायरुवेट वो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनली, उस सेल ऑर्गेनली के वो अंदर एंटर करता है। उसके अंदर एंटर करने के बाद वहाँ पे जो भी हमारे ATP वगैरह GTP और FADH2 NADH सब बनते हैं, फिर ये सारे ATP बनाने के लिए एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स के अंदर चलती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये दोनों चलते हैं, क्रेब्स साइकिल भी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी। अब देखिए नेक्स्ट एजम्पशन में आइए, द NADH सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस इज ट्रांसफर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड अंडरगो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो देखिए क्या होता है कि जो हमारा NADH बनता है ग्लाइकोलिसिस में, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है और अंडरगो जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये आपको पहले ही बताया था कि ATP तो हमारा वहाँ डायरेक्टली बन जा रहा है, बट NADH जो हमारा ग्लाइकोलिसिस में बन रहा है वो वहाँ एनर्जी अभी नहीं दे सकता, उसको एंटर करना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उस इलेक्ट्रॉन्स की चेन में इसको एंटर करना पड़ेगा, तब जाके NADH वहाँ पे जाके ATP प्रोड्यूस करेगा, और इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि उस ETS चेन में क्या होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से वहाँ फॉस्फोराइलेशन होता है, जिसकी वजह से वहाँ ATP मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो सेकंड पॉइंट में आप ये भी हेल्प के लिए लिख सकते हैं कि ये जो ATP NADH हमारा बन रहा है ये डायरेक्ट एनर्जी नहीं दे सकता, इट हैज़ टू एंटर ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे जाके ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। थर्ड एजम्पशन क्या है, नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इन द पाथवे आर यूटिलाइज टू एनी अदर कंपाउंड। इसमें कोई भी हमारा जो इंटरमीडिएट बन रहा है, इसमें से कोई भी इंटरमीडिएट हमारा यूटिलाइज नहीं हो रहा कोई अदर कंपाउंड बनाने में। Only glucose is being respired, no other alternative substrates are entering in the pathway at any intermediary stage। सिर्फ यहाँ पे ग्लूकोज ही स्टार्ट करता है अपनी पाथवे को, वो ही कन्वर्ट होता है अलग अलग कंपाउंड में, बीच में से कोई अलग कंपाउंड नहीं आता एंटर करने के लिए किसी भी साइकिल में, ना ही किसी पाथवे में। सिर्फ ग्लूकोज हमारा रेस्पायर्ड होता है, वही रेस्पायर्ड होकर हमारे ATP हमें देता है। नेक्स्ट पैरा में आ जाइए अब, but this kind of assumptions are not really valid in living system. All pathways work simultaneously and do not take place one after another। पर जो हमने अभी assumptions पढ़े, ऐसे assumptions ज़रूरी नहीं कि रियली हर एनिमल या हर प्लांट के अंदर सेम साइकिल काम करे या सेम पाथवे काम करे। ज़रूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में है, किसी में एक भी चल सकती है, किसी में तीनों की तीनों भी सीक्वेंस में रन कर सकती हैं। सबस्ट्रेट्स एंटर द पाथवे एंड आर विड्रॉन फ्रॉम इट एंड व्हेन नेसेसरी। तो कोई भी सबस्ट्रेट किसी भी साइकिल की किसी भी स्टेप में अंदर से एंटर कर सकता है, एंटर करने के बाद वहाँ पे अलग अलग केमिकल्स में चेंज हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारे पास है। अब देखिए ATP इज़ यूटिलाइज्ड एज व्हेन नीडेड। ATP हमारे बॉडी में तब यूज़ होता है जब हमारी शरीर को उसकी ज़रूरत होती है। एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल बाय मल्टीपल मीन्स। और हमारी बॉडी में जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, उनके रेट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा तरीके से कंट्रोल हो सकते हैं। यस, इट इज़ यूजुअल टू डू दिस एक्सरसाइज टू अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द लिविंग सिस्टम।
तो हमें ये पढ़ना चाहिए कि किस तरीके से अलग अलग प्रोसेस होती हैं अलग अलग लिविंग सिस्टम्स में. Hence, there can be net gain of 38 ATP molecules during aerobic respiration of one molecule of glucose. तो हमारा जो नेट गेन ATP का होता है वो 38 molecules of ATP होते हैं. और आपको बताया था कि अगर हम बात करें 38 molecules कैसे बन रहे हैं, इट मीन्स हम वो दो ATP को नहीं काउंट कर रहे हैं जो कि स्पेंड हुए थे NADH को वहाँ पे लाने के लिए. अगर हम उनको भी कैलकुलेट करते तो आपको कुछ बुक्स में मिलेगा 36. तो 36 भी लिखते हैं, 38 भी लिखते हैं. क्लियर हो गया? डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे. नाउ कम टू द नेक्स्ट. नाउ लेट अस कंपेयर द फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. एक बार हम फर्मेंटेशन एरोबिक रेस्पिरेशन को कंपेयर करते हैं. फर्मेंटेशन अकाउंट्स ओनली फॉर पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. तो आपको पता है कि फर्मेंटेशन सिर्फ क्या कर रही थी, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन कर रही थी. वेयर एज इन एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज़ कम्प्लीटली डिग्रेडेड टू CO2 एंड वाटर. तो एरोबिक में क्या हो रहा था कि हमारा जो ग्लूकोज था वो कंप्लीट पूरे तरीके से जो हो रहा था वो डिग्रेड हो जा रहा था हमारा इनटू CO2 एंड वाटर. बट फर्मेंटेशन में हमारा क्या हो रहा था कि ग्लूकोज जो है वो पूरे तरीके से टूट नहीं पा रहा था और एनर्जी उतनी नहीं दे पा रहा था क्योंकि जितनी ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो दे सकता था. रीज़न यही था कि वहाँ पे ऑक्सीजन थी ही नहीं फर्मेंटेशन में. देखिए फर्मेंटेशन इज व्हाट, फर्मेंटेशन की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ एनी शुगरी सब्सटेंस टू अल्कोहल. किसी भी शुगरी सब्सटेंस का कन्वर्जन अल्कोहल में इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन. एंड इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. In the absence and the organism which is used during this process is only yeast. Yeast is a fungus. yeast एक फंगस है. जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारी ये जो ग्लूकोज होता है वो पूरी एरोबिक कंडीशंस मतलब पूरी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पूरे तरीके से टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है. जो रिएक्शन हमने क्लास 10 में पढ़ी थी, C6H12O6 प्लस O2 goes by CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. वो हमारा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट जब पूरे तरीके से ग्लूकोज टूटता है. थर्ड देखिए, NADH इज ऑक्सीडाइज टू NAD पॉजिटिव रेदर स्लोली इन फर्मेंटेशन. हाउएवर दिस रिएक्शन इज वेरी वाइगरस इन केस ऑफ रेस्पिरेशन. सेम जो हमारी बॉडी में भी NADH जो था ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था NAD पॉजिटिव में, वही वाला फर्मेंटेशन में बहुत स्लो करता है अपने आप को ब्रेक ऑक्सीडाइज करता है. बट हमारी बॉडी में प्रोसेस बहुत वाइगरस बहुत फास्ट हो रही थी क्योंकि हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी. प्रॉपर देयर इज़ नो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन क्योंकि वो एरोबिक रेस्पिरेशन था ना. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में यही प्रोसेस बहुत तेज़ी से होती है और वहीं पर फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत स्लो होती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एम्फीबॉलिक पाथवे. अब हम देखते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होता है हमारा. So see now, glucose is favored सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन. देखिए रेस्पिरेशन को जो चीज़ चाहिए अपनी उसको तोड़ने के लिए, फेवर रेस्पिरेशन जिसको करता है वो फेवर करता है ग्लूकोज को. वो चाहता है कि मैं ग्लूकोज को ही तोड़ूँ. ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं या ऑर्गेनिजम्स लेते हैं वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स, सुक्रोज हो, लैक्टोज हो, मैनोज हो, गैलेक्टोज हो, गैलेक्टेंस हो, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं फाइनली टूटते ग्लूकोज में क्योंकि ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर. उस शुगर में टूटने के बाद ही वो हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं बिफोर दे आर यूज फॉर रेस्पिरेशन. अदर सबस्ट्रेट्स can also be respired as has been mentioned earlier but they do not enter the respiratory pathway at the first step. अब देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि और सबस्टांसेस भी हमारी इस तरीके से रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं पर वो फर्स्ट स्टेप में नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज ही ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. वो स्टार्टिंग से ही नहीं आ पाएंगे, उनको बीच में से कहीं एंटर करना होगा. तो हम एम्फीबॉलिक पाथवे में यही पढ़ेंगे कि अगर कोई और केमिकल है, कोई और टाइप का कंपाउंड है जिसे एंटर करना है वो कहाँ से एंटर करेगा. सी फिगर 12.6 सी द पॉइंट्स ऑफ एंट्री ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट्स इन रेस्पिरेटरी पाथवे. तो फिगर 12.6 में हम देखेंगे कि अलग अलग जगह से कैसे अलग अलग हमारे केमिकल्स जो हैं वो एंटर कर रहे हैं रेस्पिरेटरी पाथवे में. फैट्स वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स फर्स्ट. अब डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो देखेंगे फैट्स जो है हमारा, अगर वो चाह रहा है कि मैं क्रैब साइकिल में एंटर करूं
तो उसको उसमें एंटर करने के लिए पहले अपने आप को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ना पड़ेगा, जैसे हमारी बॉडी में होता है फैट्स टूटते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, तभी वो कैपेबल है एंट्री के लिए, बिकॉज कॉम्प्लेक्स चीज़ कोई भी साइकिल में या पाथवे में एंटर नहीं कर सकती है। If fatty acids are to be respired, they would be degraded to acetyl coenzyme and enter the pathway. फिर फैटी एसिड्स को एंटर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को दोबारा से डिग्रेड तोड़ना पड़ेगा, CO फिगर एसिटल कोएंजाइम ए, एट लास्ट इट इज रिटर्न एसिटल कोएंजाइम ए। अब वहाँ से फैट का डायग्राम देखते हुए आइए, लुक फ्रॉम दिस साइड, यू विल लुक फ्रॉम दिस साइड कि ये फैट छूट रहे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। एंट्री आपको देखने की कहाँ से एंट्री हो रही है। ग्लिसरॉल वुड एंटर द पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू PGAL। तो ग्लिसरॉल को एंटर करने के लिए PGAL में चेंज होना पड़ेगा। द प्रोटीन्स वुड बी डिग्रेडेड बाय प्रोटीएजेस एंड इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर्स वुड एंटर पाथवे एट सम स्टेजेस विद इन द क्रेब्स साइकिल और इवन एज पायरुवेट। तो प्रोटीन को एंटर करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, अपने आप को डिग्रेड करना पड़ेगा, अपने आप को तोड़ना पड़ेगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना प्रोटीन सब ब्रेक डाउन टू पेप्टोन्स प्रोटीएजेस, तो वो हमारी सिंपल फॉर्म्स होती हैं सारी प्रोटीन्स की। हर चीज़ सिंपल होगी तब जाके वो उस साइकिल को एंटर कर पाएगी। नाउ सी, सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट्स, द रेस्पिरेटरी प्रोसेस हैज़ ट्रेडिशनली बीन कंसिडर्ड अ कैटाबॉलिक एंड द रेस्पिरेटरी पाथवेज एज अ कैटाबॉलिक पाथवे। तो देखिए हमारी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, इसमें जो सबस्ट्रेट्स हमारी ब्रेक डाउन होती हैं अलग अलग चीज़ों में, तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस की जो हमारी ब्रेक डाउन का मैकेनिज्म है उसको कैटाबॉलिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। अगर इस पाथवे की स्टडी करें तो हम इसको कैटाबॉलिक पाथवे भी कह सकते हैं। बट is this understanding correct? We have discussed above at which point in the respiratory pathway different substrates would enter if they were to respired and used to derive energy. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेटरी पाथवे हमारी अलग अलग तरीके की सबस्ट्रेट्स कहाँ से एंटर करेंगी और अगर कैसे रेस्पायर्ड करेंगे, कैसे एनर्जी हमें देंगी, क्योंकि हमें एनर्जी फैट्स भी देते हैं, प्रोटीन्स भी देते हैं, शुगर सब देते हैं एनर्जी। बट हाउ, ग्लूकोज को तो हमने पढ़ लिया कहाँ से एंटर कर रहा है, ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्टिंग कर रहा है, क्रैब साइकिल में एंटर हो रहा है, फिर फाइनली हमें क्रैब साइकिल से ATP दे रहा है। बट अदर जो भी हमारे अदर केमिकल्स हैं वो हमें एनर्जी किस तरीके से देंगे और कहाँ से एंटर करेंगे। What is important to recognize that it is these very compounds would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of sad substrates. Hence, fatty acid would be broken down to acetyl coenzyme A before entering the respiratory pathway. तो हमारे फैटी एसिड्स को ब्रेक होना पड़ेगा एसिटिल कोएंजाइम ए में ताकि वो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर हो सके व्हेन इट इज़ यूज्ड एज सबस्ट्रेट। जब रेस्पिरेटरी पाथ में वो एंटर हो जाएगा तब वहाँ पे वो सबस्ट्रेट की तरह यूज़ होगा। अदरवाइज डायरेक्टली फैट हमारा सबस्ट्रेट की तरह यूज़ नहीं हो पाएगा जब तक वो एसिटिल कोएंजाइम ए में ब्रेक नहीं होगा। But when organism needs to synthesize fatty acid, acetyl coenzyme A would be withdrawn from the respiratory pathway for it. अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को बॉडी में फैटी एसिड बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा, वहाँ से प्रोसेस एसिटिल कोएंजाइम ए को निकाला जाएगा और उससे दोबारा फैट को बनाया जाएगा। क्लियर हो गया कि फैटी एसिड्स ब्रेक किससे हो रहे हैं, फैटी एसिड में टूट रहे हैं। अगर फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट हो रही है बॉडी में तो एसिटिल कोएंजाइम को वहाँ से यूज़ किया जाएगा ताकि वो अपने अंदर से फैटी एसिड्स को दोबारा निकाल दें, क्योंकि हमें अलग अलग फॉर्म चाहिए ना हर चीज़ की। बॉडी में सेल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग फॉर्म्स की, एनर्जी तो हमें चाहिए, एनर्जी के साथ हमें और भी तो चीज़ें चाहिए होती है ना बॉडी के अंदर। ओके, अगर फैटी एसिड चाहिए होंगे तो वो कहाँ से रिलीज होंगे, हमारे दोबारा से एसिटिल कोएंजाइम जिसमें वो चेंज हुए हैं वो दोबारा रिवर्स हो जाएंगे वहाँ पे। Hence the respiratory pathway comes into the picture both during breakdown and synthesis of fatty acids. Similarly, during the breakdown and synthesis of protein 2 respiratory intermediates form the link. अगर हमें प्रोटीन्स को बनाना है तब भी रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स हमारे लिंक बनाएंगे। ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैटाबॉलिज्म। तो अब देखिए दो डेफिनेशंस यहाँ आएंगी बहुत इंपॉर्टेंट, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। देखिए कैटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं ब्रेकिंग डाउन। जब हमारे बॉडी के अंदर कुछ टूटता है उसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और जब बॉडी में कुछ बनता है उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो देखिए बिकॉज द रेस्पिरेटरी पाथवेज इन्वॉल्व इन बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इट वुड हैंस बी बेटर टू कंसिडर द रेस्पिरेटरी पाथवे एज एम्फीबॉलिक। तो देखिए रेस्पिरेटरी पाथवे में क्या होता है कि दोनों चीज़ें होती हैं,
तो इसलिए हम रेस्पिरेटरी पाथवे को बोलते हैं एम्फीबॉलिक, क्योंकि इसमें कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस भी होती है और एनाबॉलिज्म की भी प्रोसेस होती है। अभी आप डायग्राम से स्टडी करेंगे। नाउ सी योर फिगर, कम टू योर फिगर नाउ 12.6। तो देखिए 12.6 में आप सबसे पहले आ जाइए ऊपर के 3 अलग अलग केमिकल्स में। फैट्स हैं, एक सबस्ट्रेट फैट है, दूसरी कार्बोहाइड्रेट है, तीसरा प्रोटीन है। सबसे पहले बीच वाला देखो, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की नॉर्मल आपको पता है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के सारे फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं साइकिल को एंटर करने के लिए। तो बीच में देखो हमारा कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में टूटा, वहाँ से वो पूरी 10 स्टेप साइकिल चली, पूरी 10 स्टेप उन्होंने शॉर्ट में दे रखा है, ठीक है। फाइनली हमारा देखो पायरुविक एसिड बन गया, दिख रहा है पायरुविक एसिड सबको। तो ये होती है हमारी ग्लाइकोलाइसिस जो नॉर्मल चली। अब देखिए साइड से अगर फैट को एंटर करना है, पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड हमारा चेंज होता है एसिटिल कोएंजाइम, इसे बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं। ये क्रेब्स साइकिल सबसे ऊपर वाला स्टेप है हमारा। अब जब हमारा एसिटिल कोएंजाइम बन गया, सिर्फ यही कैपेबल है टू एंटर द क्रेब्स साइकिल, बिकॉज ये हमारा कंबाइन होता है OAA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से। इसके बाद हमारा बनता है सिट्रिक एसिड, फिर क्रेब्स साइकिल पूरी चलती है। बट देखिए अगर हमारे फैट्स को एंटर करना है साइकिल में, तो फैट्स को क्या करना पड़ेगा, फैट को यहाँ दोनों साइकिल्स में एंटर होने के लिए फैट को पहले फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूटना पड़ेगा। जैसे ही वो टूट जाएंगे, ये दोनों लिख सकते हो आप, सिंपल फॉर्म होती है फैट की, सिंपल फॉर्म ऑफ फैट। जैसे ही वो ब्रेक हो जाएंगे वहाँ पे, उसके बाद क्या होगा, हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज होंगे। फिर हमारे फाइनली वो अब बन जाएंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड से पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में चेंज हो जाएंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद जाकर जो भी चेंज होगा एसिटिल कोएंजाइम, क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम ए को ही परमिशन है क्रेब्स साइकिल में एंटर होने की, किसी अदर केमिकल को नहीं है। तो सबको उसमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, घूम घूम के इधर आके लाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरी साइड प्रोटीन्स को, प्रोटीन पहले टूटेंगे एमिनो एसिड्स में, जिससे वो बने हैं उनकी टुकड़ों में टूटेंगे। उसके बाद एमिनो एसिड हमारा चेंज होगा पायरुविक में, अमीनो एसिड को एंटर होने के लिए चेंज होना पड़ेगा पायरुविक एसिड में। फिर जाके पायरुविक एसिड हमारा चेंज होगा एसिटिल कोएंजाइम ए, बिकॉज कोएंजाइम ए इज एबल टू एंटर। जैसे कोएंजाइम ए बना, फिर ये सेम उसी तरीके से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से कंबाइन करेंगे, आप लिख सकते हैं वहाँ पे, एंड देन फॉर्म सिट्रिक एसिड। तो एसिटिल कोएंजाइम ए किससे कंबाइन होगा, हमारा OAA। बिकॉज आप जितनी बार लिखेंगे उतनी बार सीखेंगे, तो प्लीज़ कीप ऑन राइटिंग, क्योंकि आपको अलग अलग जगह पे आप लिखेंगे तो आपको याद भी रहेगा। अब देखिए, अब फाइनली हमारा एसिटिल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में एंटर हो गया बाय रिलीजिंग नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। इट इज़ ऑल्सो फॉर्मिंग ATPs बनते जा रहे हैं वहाँ पे हमारे। तो ये हमारा होता है पूरा एम्फीबॉलिक पाथवे। नाउ सी योर नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। देखिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है।